Hello everyone, welcome to in our sociology classes. In this lecture we will discuss on the short answer type questions of BA first in unit first. Then let's start. पहला क्वेश्चन है इसमें, आदिवासी या जनजातीय समाज हम किसे कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आदिवासी चाहे पूछ ले, चाहे वन्य जाति, कबीला या जनजाति, ये एक ही शब्द है। ये भी पूछा जा सकता है, आदिवासी समाज से आप क्या समझते हैं, कबीला समाज से आप क्या समझते हैं, वन्य जाति समाज से आप क्या समझते हैं, या जनजाति समाज से आप क्या समझते हैं। तो इनके बारे में जब हम जानेंगे तो पहला क्वेश्चन है हमारा, या कबीला या जनजाति या समाज के उदाहरणों को समझाएं। मतलब ये तीनों एक ही शब्द हैं। तो जनजाति या जनजातीय समाज से आप क्या समझते हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स के ये भी प्रॉब्लम रहती है कि हम 2 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें हम लिखें कितना। तो इसमें भी आपको ये साथ साथ क्लियर हो जाएगा। तो जनजातीय समाज सामान्यतः मानव समाज को हम 2 भागों में बांटते हैं, आदिम समाज और जनजातीय, आदिम या जनजातीय समाज तथा सभ्य समाज। जनजाति या जनजातीय समाज एक ऐसा समुदाय होता है जिसका एक विशेष नाम होता है, एक विशेष संस्कृति होती है और जिसका आकार छोटा होता है और सामान्य जंगलों व पहाड़ी क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों में निवास करते हैं। आपसी रक्त संबंधों से संबंधित होने के कारण इनमें एकता की भावना भी पाई जाती है। तो ये कैसा समाज कहलाएगा, जनजातीय समाज कहलाएगा। इसमें आपने एक बात और नोट की होगी, इनके अंदर सारी विशेषताएं भी हमने इंक्लूड कर दी है। जनजातीय समाज की विशेषताएं क्या होती है, आकार छोटा होता है, विशेष नाम होता है, विशेष संस्कृति होती है, दुर्गम स्थानों पर वो रहते हैं, रक्त संबंधों से संबंधित होते हैं। तो वो बातें ही हमने इसके अंदर लिखी है। इसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन है, जनजातीय समाज की विशेषताएं बताइए। प्रतिकूल भौगोलिक पर्यावरण, इसका मतलब ये दुर्गम जंगलों, पहाड़ों या पठारों में रहते हैं जहाँ पर शेष संसार, बाकी संसार या सभ्य समाज का कनेक्शन है वो अभी तक वहाँ से नहीं जुड़ा है। निश्चित भूभाग, जनजातीय समाज है, इसका भूभाग भी निश्चित होता है और सामान्य भूभाग पर ये निवास करते हैं। इनका आकार छोटा होता है। जब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 2 या 3 कोई विशेषताएं एक्सप्लेन कर दीजिए और सीधे पॉइंट लिख रहे हैं तो 4 या 5 पॉइंट आप इसमें लिख दीजिए। यदि एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो एक्सप्लेन करेंगे तो 2 या 3 पॉइंट काफ़ी है। इसके पश्चात है, जनजातीय समाज का आकार अन्य समाजों की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, कहीं कहीं तो यह मात्र 50 परिवारों तक सीमित होते हैं। इसके पश्चात जनजातीय समाज है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। जनजातीय समाज को उनकी स्थायी और अर्जित विशेषताओं के आधार पर, विशेषज्ञों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। स्थायी विशेषकधारी जनजातियाँ, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्थायी विशेषकधारी जनजातियों की विशेषताएं बताइए। तो उसमें आप क्या लिखोगे, स्थायी विशेषक का मतलब ऐसी विशेषताएं जो स्थायी हैं। जनजातियों के स्थायी विशेषज्ञों में भाषा, क्षेत्र, शारीरिक गठन तथा पर्यावरण को शामिल किया गया है। और जनजातियों का अर्जित विशेषक कौन सा होता है, जो हमने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। जनजातियों के अर्जित विशेषक में जीवन यापन के साधन जैसे शिकार करना, मछली पकड़ना, कृषि, शिल्पकला एवं घरेलू उद्योग धंधे आदि तथा जनजातियों का हिंदू समाज की मुख्य धारा से जुड़ने को शामिल इसमें किया जाता है। तो ये इसकी अलग क्वेश्चन क और ख जो हमने 2 भागों में बांटा है, ये अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जनजातियों के अर्जित विशेषज्ञों के बारे में बताएं, या फिर जनजातियों के जो स्थायी विशेषक है उनके बारे में बताइए। स्थायी विशेषक के बारे में, अर्जित विशेषक के बारे में, दोनों के अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ग्रामीण समाज से आप क्या समझते हैं। ग्रामीण समाज वह समाज होता है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है तथा प्रकृति से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इनका आकार छोटा होता है, संबंधों में घनिष्ठता और सामाजिक गतिशीलता का अभाव पाया जाता है और व्यवसाय वंशानुगत होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रामीण समाज कहते हैं। तो आपने यहाँ भी नोट की होगी कि ग्रामीण समाज की हमने केवल इसमें विशेषताएं लिखी है। ग्रामीण समाज की कोई एक परिभाषा बताइए, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ग्रामीण समाज को परिभाषित कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर लोग कृषि उद्योग में लगे हों। जहाँ पर लोग, ग्रामीण क्षेत्र कैसा होगा, ये श्रीवास्तव क्या कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ के लोग कृषि उद्योग में लगे हों, अर्थात वस्तुओं का प्राथमिक उत्पादन प्रकृति के सहयोग से करते हों। इसका मतलब ग्रामीण समुदाय में इन्होंने श्रीवास्तव में ग्रामीण समाज में किसको शामिल किया है, जो कृषि का कार्य करते हैं। इसके पश्चात 6 क्वेश्चन में आप पहुँचते हैं। तो ग्रामीण समाज की 2 विशेषताएं, मुख्य व्यवसाय कृषि है और प्रकृति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मतलब इसका मतलब ये हुआ
कि व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए प्रकृति पर निर्भर है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर है, और खाने पीने के लिए भी व्यक्ति है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे समाज को हम क्या कहेंगे? ग्रामीण समाज कहेंगे। गाँव के प्रकार बताइए। गाँव को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है: छोटे गांव, मध्यम गांव और बड़े गांव। जिनकी जनसंख्या 500 से कम है, 500 बिलो 500 है, वो स्मॉल विलेजेस कहलाएंगे। और जिनकी जनसंख्या 500 टू 2000 है, 500 से 2000 के बीच में है, तो वो मध्यम गांव कहलाएंगे, मिडिल विलेजेस कहलाएंगे। और बड़े गांव, लार्ज विलेजेस, जिनकी जनसंख्या 2000 से 5000 के बीच में है, और यदि 5000 से अधिक हो जाएगी तो फिर वो आगे कस्बा शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है छोटे गांव किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखोगे? छोटे गांव वो गांव होते हैं जिनकी जनसंख्या 500 से कम होती है और जो कृषि कार्यों में लगे हुए होते हैं, संबंधों में घनिष्ठता होती है। वो गांव की विशेषता भी साथ में बताएंगे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन तो हमें बनाना है ना। और मध्यम गांव इसी तरह से जिनकी जनसंख्या 500 से 2000 के बीच में है। तो ये गांव के प्रकार की हमने। इसके पश्चात ग्रामीण नगरीय सातत्य से आप क्या समझते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में बढ़ती हुई अंतःक्रियाओं के कारण ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर करना कठिन हो गया है, जिसके कारण एक नवीन अवधारणा का विकास हुआ, जिसे ग्रामीण नगरीय या सातत्य या निरंतरता कहा जाता है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र कौन सा है? जो प्रकृति पर निर्भर है, जिनमें कृषि मुख्य व्यवसाय है। और नगरीय क्षेत्र कौन सा है? जिनका मुख्य व्यवसाय उद्योग है, वहाँ पर बहुत सारे दूसरे व्यवसाय भी वहाँ पर पाए जाते हैं, और वहाँ पर संबंधों की घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, जनसंख्या अधिक है। तो ये तो ग्रामीण और नगरों की विशेषताएं तो हमने बता दी, परंतु एक इनके बीच की विशेषता भी है। ऐसे बीच के स्थान हैं जो न तो पूरी तरह से गांव है और न ही नगर है। तो ऐसे स्थानों को हम ग्रामीण नगरीय सातत्य कहेंगे। भी गाँवों के नगरों में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, और इन दोनों विशेषताओं में ग्रामीण और नगरीय है, उनको दोनों को विशेषताओं के आधार पर अलग अलग करना संभव नहीं है। मतलब गांव की विशेषताएं शहरों में है और शहरों की विशेषताएं गांव में है। इसी को हम कहेंगे ग्रामीण नगरीय सातत्य। नगरीय समाज किसे कहते हैं? ग्रामीण समाज का एकदम अपोजिट। नगरीय समाज वह समाज होता है जहां पर अधिकतर लोग कृषि के अलावा अन्य कार्य में लगे होते हैं। मतलब कृषि कार्य नहीं है वहाँ पर। यहाँ अधिक चहल पहल, भीड़ भाड़, भारी मात्रा में यातायात एवं संचार के साधनों तथा उन्नत नागरिक सुविधाएं जैसे चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार आदि का बोलबाला होता है। वो क्या कहलाता है? नगरीय समाज। तो यहाँ पर हमने नगरीय समाज की विशेषताएं लिखी है केवल। नगरीय समाज की कोई एक परिभाषा बताइए, या नगरीय समाज को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है। परिभाषा याद है तो आपके ठीक है, और याद नहीं है तो आप उसमें अर्थ जरूर लिख दीजिएगा। तो सोमबर्ट क्या कहते हैं? नगर एक वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उनके निवासी परस्पर एक दूसरे को पहचानते नहीं है। सिंपल सी परिभाषा है। सोमबर्ट ने क्या कहा है? नगरीय एक बहुत बड़ा स्थान है जहाँ पर लोग है वो आपस में एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए आप बड़े शहर में चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, तो जब हम शहर में जाते हैं तो वहाँ सभी लोग थोड़ी जानते हैं एक दूसरे को। तो इसीलिए सोमबर्ट ने क्या कहा? बहुत बड़ा क्षेत्र है, और गांव में प्रत्येक व्यक्ति को फेस टू फेस और बाय नेम जानते हैं। नगरीय समाज की प्रकृति या विशेषताएं, तो इसमें प्रकृति से दूर है, श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन। और ये गांव के अंदर है ना, ये एकदम अपोजिट हो जाएगा। गांव में श्रम विभाजन नहीं है, नगरों में श्रम विभाजन है। गांव में प्रकृति के नज़दीक है तो शहरों में प्रकृति से दूर है। शहर की जनसंख्या घनी है तो गाँव की जनसंख्या कम है। मानसिक संघर्ष अधिक पाया जाता है। गाँव में कोई ज़्यादा तनाव या संघर्ष नहीं होता, मानसिक शांति पाई जाती है। व्यावसायिक विभिन्नता है, जबकि विलेजेस के अंदर व्यावसायिक विभिन्नता नहीं होती। कृषि या कृषि से संबंधित कार्य वहाँ पर होते हैं। सामाजिक विभिन्नता, वहाँ पर अलग अलग धर्मों जातियों के लोग आपस में मिलकर रहते हैं, लेकिन गाँव के अंदर सामाजिक समरूपता देखने को मिलती है। तो ये विशेषता इसी के आधार पर ग्रामीण समाज की भी लिख सकते हो, नगरीय समाज की भी लिख सकते हो, और औद्योगिक समाज की विशेषताएं भी यही लिखेंगे। इसके अलावा थोड़ी लिखेंगे आप। तो ये इसकी विशेषताएं या प्रकृति है। नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाँव का नगरों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, उसको नगरीकरण कहेंगे। नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा धीरे धीरे गांव नगरों में परिवर्तित हो रहे हैं, अर्थात गांव के नगरों में बदलने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। बहुत सिंपल है। नगरों के प्रकार बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 नंबर के क्वेश्चन अलग से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कस्बा किसे कहते हैं, नगर किसे कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं, विराट नगर किसे कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कस्बा किसे कहेंगे। देखो, 5000 से बिलो है उसको हमने क्या माना था? बड़े विलेजेस माना था। और 5000 से यदि अधिक जनसंख्या है तो वो क्या हो जाएगा? कस्बा हो जाएगा। 5000 तक की जनसंख्या, इसका जनसंख्या घनत्व है 400।
व्यक्ति प्रति वर्ग मील मिलेंगे या प्रति वर्ग किलोमीटर मिलेंगे, जनसंख्या घनत्व होगा। यहाँ पर सुविधाएं हैं, एक जगह पर आसपास के जो कस्बा है वहाँ पर एक जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है, आसपास के जो गांव हैं उनकी सुविधाएं वहाँ पर पूरी हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? कस्बा कहेंगे। नगर किसे कहेंगे? 5,000 से लेकर 10 लाख तक की जनसंख्या जिसमें अधिक सुविधाएं उपलब्ध है और भीड़ भाड़ है, यातायात के साधन अधिक है, सुविधाएं अधिक है, उसको हम क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। तो महानगर है वो 50 लाख तक की जनसंख्या, मतलब कहाँ से? 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की जनसंख्या व अधिक उन्नत सुविधाएं होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी। और अब 2011 की जनगणना के अनुसार 53 महानगर हैं। विराटनगर किसे कहेंगे? और अधिक बड़े, मतलब 50 लाख से भी जहाँ पर जनसंख्या अधिक है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा अव्यक्तिक या स्वार्थ की भावना है जहाँ पर, और संबंधों में औपचारिकता होती है, सुविधाएं बहुत अधिक है, चाहे यातायात सुविधाएं हो, चाहे संचार की सुविधाएं हो, चाहे शिक्षा की, चिकित्सा की सुविधाएं हो, हर तरह की सुविधाएं बहुत उन्नत होती है। केंद्रीय नगर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय नगर और उपनगर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। महानगरीय क्षेत्रों के निकाय को केंद्रीय नगर कहा जाता है, जहाँ पर कुशल श्रमिक रहते हैं और जो व्यापारी है वो वहाँ पर आना जाना करते हैं, वहाँ पर वो स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो वहाँ पर निवास करते हैं। ऐसे स्थान को हम केंद्रीय नगर कहेंगे। यहाँ भी चिकित्सा की सुविधाएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती है। उपनगर या पास एरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनगरीय देखिए, केंद्रीय नगर है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है, प्रदूषण भी ज़्यादा है, मानसिक अशांति है, संघर्ष है, तनाव है। तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो क्या करते हैं? इन केंद्रीय नगरों में डेली अप डाउन करते हैं अपने काम धंधे के लिए, और इन केंद्रीय नगरों से दूर कहीं जाकर खुली जगह पर अपनी बस्ती बना लेते हैं, जहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती है, शहरी सुविधाएं वहाँ पर सारी उपलब्ध होती है। तो उस क्षेत्र को एक किस्म से वो प्रकृति की गोद में निवास करना शुरू कर देते हैं। उस क्षेत्र को उपनगर या पॉश एरिया कहते हैं। धनी और प्रभावशाली लोग प्राय केंद्रीय नगरों से बाहर प्राकृतिक वातावरण में अपना निवास स्थान बना लेते हैं। यहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहती है, इसे ही उपनगर या पॉश एरिया कहते हैं। और काम धंधे के लिए अपने ये जो केंद्रीय नगर है उसमें डेली अप डाउन करते हैं। औद्योगिक समाज किसे कहते हैं? औद्योगिक समाज वह समाज है जहाँ आर्थिक उत्पादन का कार्य आधुनिक मशीनों के द्वारा बड़े बड़े उद्योगों से होता है, और जहाँ द्वितीयक समूह द्वारा नियंत्रण, अधिक जनसंख्या, सामाजिक और व्यावसायिक विभिन्नता, अधिक मानसिक संघर्ष, स्वार्थ की भावना आदि की प्रधानता होती है। मतलब जो विशेषताएं हमने नगरीय समाज की लिखी थी वही आपको यहाँ पर लिखनी है। सिर्फ इसमें क्या लिखेंगे भी व्यक्ति के जीवन में मशीनों का प्रयोग बढ़ा है, प्रत्येक कार्य व्यक्ति वो मशीनों से संपन्न करवाता है। उत्तर औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज औद्योगिक समाज के बाद की अवस्था है। उत्तर औद्योगिक समाज औद्योगिक समाज से अग्रवर्ती, मतलब इसके आगे की अवस्था और एक जटिल समाज है। यह मशीनीकरण का परिचायक है। यहाँ व्यक्ति मशीन की तरह कार्य करता है। यहाँ आपसी प्रेम और संबंधों की घनिष्ठता की जगह संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ की भावना पाई जाती है, वो उत्तर औद्योगिक समाज कहलाएगा। औद्योगिक समाज की विशेषताएं कौन सी है? घनी जनसंख्या, मशीनों का अधिक प्रयोग, लाभ के लिए कार्य, क्योंकि जो अधिक पूंजी निवेश, पूंजी क्यों लगाएंगे? लाभ कमाने के लिए। अधिक उत्पादन होगा, बड़ी बड़ी मशीनें होगी तो उत्पादन भी अधिक होगा, प्रत्येक काम मशीनों से होगा। मानसिक संघर्ष भी ज़्यादा होगा, भी व्यापार में घाटा न लग जाए, जॉब न चली जाए, वस्तुओं का उत्पादन किया उसको कहाँ पर बेचेंगे, कौन कौन काम संभालेगा, तो इस मानसिक संघर्ष भी रहता है। और फिजूल खर्ची और दिखावा, अपना स्टैंडर्ड ऊपर दिखाने के लिए वहाँ पर फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है और दिखावा या बनावटी व्यवहार होता है। उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषताएं, सामाजिक सांस्कृतिक संपर्कों का विस्तृत होना, क्योंकि अलग अलग देशों से लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं, तो विभिन्न देशों के, विभिन्न राज्यों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की संस्कृति का मिलन होता है, उनके सामाजिक संबंध आपस में घनिष्ठ होते हैं। शिक्षा व प्रशिक्षण की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहती है। व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होता है, क्योंकि अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा तो व्यापार और वाणिज्य का तो विस्तार होगा। यातायात और संचार के उन्नत साधन यहाँ पर होते हैं, और सामाजिक सहनशीलता भी होती है। इसका मतलब एक दूसरे के जाति, धर्म, संस्कृति को लोग एक दूसरे सहन करते हैं या उनके साथ तालमेल बैठाते हैं। औद्योगिक व उत्तर औद्योगिक समाज की समस्याएं बताएं। देखिए, औद्योगिक समाज की समस्याएं पूछी जा सकती है, उत्तर औद्योगिक समाज की समस्याएं पूछी जा सकती है, नगरीय समाज की समस्याएं पूछी जा सकती है, एक ही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सामाजिक मूल्यों में गिरावट, पहला,
क्योंकि वहाँ पर समाज का नियंत्रण व्यक्ति के ऊपर कम होता है, प्राथमिक साधनों का नियंत्रण कम होता है। गंदी बस्तियों का विकास होता है क्योंकि एक भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, निवास की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। व्यक्ति विघटन होता है, व्यक्ति परिवार से अकेला रहने लग जाता है, तो उसमें एकांकीपन महसूस करता है। इससे नशाखोरी या अन्य अपराध में संलिप्त होने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। अपराधों में वृद्धि होती है, उद्योगों में दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति आदि सामाजिक समस्याएं भी बढ़ जाती है। इसके पश्चात आगे हम चलते हैं। टोटम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोटम का मतलब क्या हुआ? जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को किसी पशु, पक्षी या पदार्थ से अपना गहरा संबंध स्थापित कर लेते हैं और उसकी पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं और ये मानते हैं कि वो जो वस्तु, पदार्थ या पक्षी या पशु है वही उनका उद्गम स्थल है। जैसे हिंदू समाज के अंदर लोग गाय की पूजा करते हैं, गाय में सभी देवी देवताओं का निवास मानते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो गाय है वो हिंदू के लिए एक टोटम है। तो अब देखिएगा, भारतीय जनजातीय समाजों में टोटम उनके सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण आधार रहा है, क्योंकि एक ही टोटम को मानने वाले लोगों में एकता रहती है और वो आपस में भाई बहन माने जाते हैं और वो एक दूसरे रक्त संबंधी भी माने जाते हैं। इसलिए संबंधों में घनिष्ठता होती है और एक दूसरे का तहे दिल से वो सहयोग करते हैं और सामुदायिक भावना पाई जाती है, जिससे उसमें संगठन और एकता बनी रहती है। वे किसी भौतिक वस्तु, पशु, पेड़ पौधों तथा अन्य वस्तुओं से अपना संबंध होने का दावा करते हैं और उन्हें बाहरी कोपों का मतलब समस्याओं से और ये भी मानते हैं कि वो टोटम उन्हें बाहरी समस्याओं से भी बचाता है और उनकी रक्षा करता है और टोटम उनके लिए पूजनीय होता है। तो ये टोटम कहलाता है। मतलब किसी भी वस्तु या पदार्थ से अपना गूढ़ या गहरा संबंध स्थापित कर लेना टोटम कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 532 जनजातियां हैं। जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 10.43 करोड़ है। और भारत में जनजातियों की कुल जनसंख्या, जनजातियों की संख्या वो भारतीय कुल जनसंख्या का कितना अनुपात है? तो 8.61% है। सबसे अधिक जनजातियां भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में निवास करती है। जनजातियों को कितने भाषाई परिवारों में बांटा गया है? तो जनजातियों को 4 भाषाई परिवारों में बांटा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रविड़ भाषाई परिवार, ऑस्ट्रो एशियाई भाषाई परिवार, तिब्बती चीनी भाषाई परिवार और इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार। भाषा के आधार पर जनजातीय समुदायों को 4 भागों में बांटा गया है। कृषक समाज ग्रामीण समाज का पर्यायवाची शब्द है, या कृषक और ग्रामीण प्राय पर्यायवाची शब्द है। ये शब्द किसने कहे हैं? स्मिथ ने कहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ग्रामीण समाज को कृषक समाज या पीजेंट सोसाइटी किसने कहा है? ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। रॉबर्ट रेडफील्ड है वो लघु समुदाय या लिटिल कम्युनिटी जो अवधारणा है उसके जनक भी हैं। इन्होंने लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के अंदर लघु समुदाय का वर्णन किया और लघु समुदाय उन्होंने किसे माना है? कृषक समाज को इन्होंने लघु समुदाय माना है, जिसका आकार छोटा होता है, संबंधों की घनिष्ठता होती है, तो उसी को इन्होंने जो लघु समुदाय माना है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, लघु समुदाय की अवधारणा के जनक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? लिटिल कम्युनिटी या पीजेंट सोसाइटी, ग्रामीण समाज को पीजेंट सोसाइटी या कृषक समाज किसने कहा? रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है समाज शास्त्र की या समाज की। ये मैकाइवर और पेच ने कहा था। औद्योगिक क्रांति का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? आर्नोल्ड टाइनबी ने 1884 में किया। इसके पश्चात छुओ और जाओ, टच एंड गो किस समाज की विशेषता है? ये औद्योगिक समाज की विशेषता है। टच एंड गो का मतलब क्या हुआ? वहाँ पर संबंधों की घनिष्ठता नहीं है, अपना काम निकालो और वहाँ से जाओ। जैसे हम दुकान पर जाते हैं ना, दुकान से दार को पैसे दिए, अपना सामान लिया और वापस आ गए, टच एंड गो। तो ये जो औद्योगिक समाज है उसमें संबंधों की घनिष्ठता नहीं होती, अनौपचारिकता की जगह औपचारिकता होती है। इसीलिए इसको कहा गया है कि छुओ और जाओ भी, अपना काम निकालो और जाओ। उत्तर औद्योगिक समाज को ठंडी दुनिया या शीत जगत या कोल्ड वर्ल्ड किसने कहा है? उत्तर औद्योगिक समाज को प्रोफेसर लैंडिस ने कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो उत्तर औद्योगिक समाज है उसको ठंडी दुनिया, शीत जगत किसने कहा है? लैंडिस ने। ठंडी दुनिया, शीत जगत क्यों कहा? क्योंकि वह आपसी संबंधों में गर्माहट नहीं है।
संबंधों में गर्माहट क्यों नहीं है? क्योंकि संबंध है वो अनौपचारिक संबंध नहीं है, औपचारिक संबंध है। छू और जाओ की नीति पर काम करते हैं, इसीलिए एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम, दया, सहयोग, सहानुभूति इस तरह की भावनाओं का अभाव पाए जाने के कारण प्रोफेसर लैंडिस ने उत्तर औद्योगिक समाज को शीत जगत या ठंडी दुनिया कहा था। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डालेंगे, छोटे गाँव की जनसंख्या कितनी होती है? और किसी भी तरह का डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।